जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने पुलिस जोन में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो काफ़ी बड़ा राज्य है, इसमें 75 जिले हैं। तो पुलिस व्यवस्था को भी काफ़ी जो है सुदृढ़ रखने के लिए इसमें डिवाइड किया गया है। तो जो पुलिस व्यवस्था है तो उसको पुलिस जोन में बांटा गया है। तो जो पुलिस जोन है वो 8 जोन है, जबकि इसको फिर छोटे से स्तर में करने के लिए इसे 18 रेंज में बांटा गया है। जिस तरह से एक राज्य को जिला में बांटा जाता है, फिर जिला को जो है तहसील में बांटा जाता है, तहसील को फिर ब्लॉक में, उसके बाद गाँव में बांटा जाता है, ताकि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ठीक से चल पाए। ठीक उसी तरह से पुलिस व्यवस्था को भी ठीक से रखने के लिए, ठीक से कार्य करने के लिए इसको जोन में बांटा जाता है, उसके बाद इसे रेंज में बांटा जाता है, फिर उसके बाद जो है इसको डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, उसके बाद सर्किल में बांटा जाता है, उसके बाद जो है थाने में बांट दिया जाता है, उसके बाद जो है चौकी में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से पुलिस का प्रशासनिक स्ट्रक्चर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि थल सेना का उत्तरी कमान कहाँ है। तो दोस्तों, थल सेना का उत्तरी कमान जो है वह उधमपुर में है। दोस्तों, यहाँ पे जो नई दिल्ली प्रिंट हो गया तो ये गलत है। थल सेना का जो उत्तरी कमान है वो है आपका उधमपुर में, और इसका दक्षिणी कमान कहाँ है। तो दक्षिणी कमान जो है महाराष्ट्र में पुणे नामक जिला है, वहाँ पे इसका दक्षिणी कमांड है। साथ ही साथ पूर्वी कमान कहाँ है, तो वो है कोलकाता में, और पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो वो है चंडीगढ़ में है। ठीक है। तो दोस्तों, जो है थल सेना के 7 कमांड है, साथ ही साथ आपके वायुसेना के भी 7 कमांड है, और आपके नौसेना यानी कि जल सेना के 3 कमांड है। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो भारत में कुल 10 सैन्य कमांड है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट होता है उसमें विटामिन डी होता है। इसीलिए जो हमारे जो वैज्ञानिक है या फिर डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि हमें सनलाइट को जरूर जो है ऑब्जर्व करना चाहिए। तो अगर हम सनलाइट में बैठते हैं, हमारा शरीर जो है सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, तो हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत होती है, और हम नॉर्मल बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए हमें धूप में जरूर बैठना चाहिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी आपकी 24 जनवरी सन 1950 को। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि पूरी उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलेगा। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जलीय सीमा कितने देश को छूती है। तो दोस्तों, भारत की जो जलीय सीमा है, तो भारत अपनी जलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ साझा करता है। देखिए, आंसर में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे एक 7 है, और जबकि कोष्टक में 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ था। देखिए, 7 जो देश हैं वो भारत से जलीय रूप से सटे हुए हैं। भारत जो है जलीय रूप से उनकी सीमा साझा करता है, जबकि 4 ऐसे देश हैं जो कि भारत के केवल और केवल जलीय सीमा से सटे हुए देश हैं, या कह सकते हैं कि भारत के केवल जलीय सीमाएं इनसे साझा की जाती है। जबकि 3 ऐसे देश हैं जो कि जलीय और स्थलीय, यानी कि जो है जलीय और स्थलीय दोनों रूप से जो है वो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, वो कौन कौन से देश है, तो चलिए आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, वो देश है आपका बांग्लादेश है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है, फिर उसके बाद म्यांमार है। तो ये जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, तो ये तीनों देश जो है वो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। जबकि जो श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है और जो इंडोनेशिया है, यह केवल जलीय सीमा जो है साझा करते हैं भारत के साथ। तो कुल मिला के कुल कितने देश हो गए, तो 7 हो गए। ठीक है, 4 + 3 7 देश हो गए। ठीक है, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना रखिएगा, इसको फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और भारत की स्थलीय सीमा कितने देश को छूती है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को छूती है। ठीक है, तो देखिए, जलीय भी और स्थलीय दोनों जो है 7-7 देशों को छूती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि WCEP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, WCEP का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, आपको एक भी जो है फुल फॉर्म छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना है, इसीलिए फुल फॉर्म के लिए पूरी अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो WCEP का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, जिसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है, जो है कि पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए काफ़ी अच्छा है, और दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। आप लोग हमारे चैनल पे जाके इस पे जो ये वीडियो है, ये वीडियो का थंबनेल है, आप लोग इसको देखिएगा। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है।
तो रामचरितमानस के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस यानी कि अवधि रामायण की रचयिता की, और इन्होंने अवधि रामायण को कहाँ पर लिखा, तो वो अयोध्या में लिखा। अयोध्या में लेखनी प्रारंभ हुई और अयोध्या में ही लेखनी इसकी खत्म हुई, ठीक है। और रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा, तो समय लगा 2 साल 7 महीने और 26 दिन, ठीक है। 2 साल 7 महीने 26 दिन। इसकी जो शुरुआत थी तो रामनवमी के दिन रामचरितमानस की लेखनी प्रारंभ हुई और राम विवाह के दिन रामचरितमानस की लेखनी खत्म हुई, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गांव का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसमें गांव के जो प्रथम नागरिक होता है या फिर गांव का जो सर्वेसर्वा होता है उसे हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं। जबकि वहीं आप बिहार में चले जाएंगे, झारखंड में चले जाएंगे तो वहाँ का जो गाँव का प्रथम नागरिक होता है उसे मुखिया कहा जाता है। जबकि आप झारखंड साइड में चले जाएंगे, आप हरियाणा, राजस्थान, गुजरात उधर जाएंगे तो जो गाँव का मुखिया होता है, जो गाँव का प्रधान होता है उसे सरपंच कहा जाता है। दोस्तों इनमें तीनों में काफ़ी अंतर होता है, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक नॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी है। तो इसके बारे में आपकी जो है जानकारी होनी चाहिए, तो आपको पूरा जो है अर्थ इसका समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन हमारे भूगोल से है कि गिर सोमनाथ नामक जिला भारत के किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि गिर जिला यानी कि गुजरात में एक गिर नामक जिला है, और या फिर बहुत से लोग कहते हैं कि सोमनाथ नामक एक जिला है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, गिर सोमनाथ एक ही में शब्द है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो जिला है उसका नाम है गिर सोमनाथ, ठीक है। गुजरात में कोई गिर नाम का अलग से जिला नहीं है, ना ही गुजरात में कोई सोमनाथ नाम का अलग जिला है, एक भी जिला ऐसा नहीं है। दोनों मिला के गिर सोमनाथ मिला के जिला है, ठीक है। और यहीं पे सोमनाथ मंदिर जिस पे कि 6 बार आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रांताओं ने इस पे आक्रमण किया था, तो यही सोमनाथ का मंदिर जो है गिर सोमनाथ जिले में है, और यह बिल्कुल समुद्र के किनारे है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आपके हिंदी से है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी में नृप शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों अब हिंदी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले था कि किसी शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए, किसी शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इस तरह से जो है चौपाई दे दी जा रही है, या फिर कुछ इस तरह से वाक्यांश दे दिए जा रहे हैं, और उसमें से कोई शब्द का आपको अर्थ बताना है या फिर उसका पर्यायवाची बताना है। तो ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि ये जो चौपाई है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, काफ़ी बेहतरीन चौपाई है। और इसका अर्थ होता है कि जिस देश की प्रजा अगर दुखों से भरी होगी, उस देश का जो राजा होगा, जो अधिकारी होगा, वह नरक में जाने योग्य होगा। वाकई में दोस्तों ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए, और होता भी है कि जो लोग जिम्मेवारी लेते हैं कि हम अपने देश को, हम अपने राज्य को, हम अपने परिवार को, हम अपने घर को, हम अपने समाज को चला पाएंगे ठीक से, और वो जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं और उसके बाद भी जिम्मेवारी लिए रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो उन्हें जो है नरक में एक दिन जाना ही पड़ेगा। मेरी बातों से आप लोग समझ रहे हो कि मैं किसको कह रहा हूँ। तो इसमें नृप शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है राजा, ठीक है। तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, और होना भी चाहिए। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ। दोस्तों ये जो राम मंदिर अभी बना है, तो राम मंदिर में जो राम लला की जो प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो है 22 जनवरी 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, यानी कि राम मंदिर का उस दिन विधिवत उद्घाटन हुआ, ठीक है। तो इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये जो अभी राम मंदिर है काफ़ी करेंट टॉपिक है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अपने मंदिर से रिलेटेड सारी जो जानकारी है वो क्लियर रखिएगा। हमारे चैनल पे भी जाएंगे तो मंदिर से इतिहास से लेकर 2024 में 22 जनवरी तक क्या घटना घटित हुई है, मंदिर की क्या विशेषता है, मूर्ति किसने बनाया है, मंदिर किसने बनाया है, सारी डिटेल जानकारी मिली है। आप लोग वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है। दोस्तों अपने प्रदेश का पुलिस अकादमी कहाँ पे है, आप लोग अपने राज्य में जिस राज्य से बिलोंग करते हैं जरूर आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो वह है मुरादाबाद, ठीक है। अगर बात की जाए कि बिहार का पुलिस अकादमी का है, तो बिहार का जो पुलिस अकादमी है वो है राजगीर में। जी हाँ दोस्तों, बिहार का पुलिस अकादमी का है तो वो राजगीर में है। तो अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट का पुलिस अकादमी का पता कर लीजिएगा। दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र है, तो वह है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र है, और कितने हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं 75 और संसदीय क्षेत्र है 80, ठीक है। 80 संसदीय क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पे कितने विधानसभा की सीटें हैं, तो वह है 403, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो है संसदीय सीटें और विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, देखिए ये जो न्यूयॉर्क है ये अमेरिका का एक स्टेट है, और अमेरिका में कुल कितने स्टेट्स हैं, तो अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स है। ठीक है, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टेट में ही एक मैनहट्टन द्वीप है, जो कि चारों तरफ से जो है द्वीप का मतलब जानते हैं, चारों तरफ से वो पानी से घिरा रहेगा, और वहीं पे यूनाइटेड नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए वहाँ पे बनाया गया है कि चारों तरफ से पानी है, तो कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन, बिना चेक इन के वहाँ पे नहीं आ पाएगा। और दोस्तों यूएनओ को ही कहा जाता है 5 देशों को फूफा जी। ठीक है, 5 देशों का फूफा जी किसे कहा जाता है, यूएनओ को कहा जाता है, क्योंकि 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि एसएसपी के बैज पर कितने स्टार होते हैं। कहने का मतलब कि जो एसएसपी की वर्दी होती है, तो वर्दी का जो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कि ये, ठीक है, ये दोनों साइड देख रहे हैं कि ये जो कंधे के पास जो ऊपर लगी रहती है बाजू पर, तो इसे बैज कहा जाता है। तो एसएसबी के बैच पर कितने स्टार होते हैं, तो देखिए एसएसबी के बैच पे 2 स्टार होते हैं। ठीक है, 2 स्टार होते हैं, जबकि एसपी के बैच पर क्या होते हैं, तो उस पर सिंगल स्टार होते हैं, और 1 स्टार के साथ साथ उस पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। ठीक है, एक अशोक स्तंभ लगा हो और साथ ही 1 स्टार लगा हो, तो वो किसकी पहचान है, तो वो एसपी की पहचान है। जबकि अगर 2 स्टार लगा हो और एक अशोक स्तंभ हो, तो ये किसकी पहचान है, तो वो एसएसपी की पहचान है। और अगर 3 स्टार लगे हैं और अशोक स्तंभ 1 है, तो फिर किसकी ये पहचान है, तो ये है डीआईजी की पहचान। ठीक है, तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोग पूरी जानकारी चाहते हैं, और होनी भी चाहिए यूपी पुलिस के लिए, तो बिल्कुल भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो वर्दी देखकर आप लोग जो है उनको पहचान सकते हैं कि ये किस रैंक के अधिकारी हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए 26 जनवरी को हमारा देश में जो है संविधान लागू किया गया था, इसीलिए उस दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया था, यानी कि लोगों का अब शासन चलने लगा था। तो इसीलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को हमारे देश को ब्रिटेन के जो ब्रिटिश शासनकाल थे उससे आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नामक नाटक के नाटककार कौन है। दोस्तों तो कहने का मतलब कि जो नाटक के रचयिता कौन है या फिर नाटक के नाटककार कौन है, तो ये आपका हिंदी से क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो वो है भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी है जो कि भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखे हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नाटक है ये। जब लिखा गया था तो उस समय का उन्होंने जो भारत के धरातल पे घटनाएं घटित हो रही थी, भारत का क्या स्थिति थी, उसका मंचन किया था। बहुत ही बढ़िया नाटक है। और दोस्तों नाटक लिखे लगभग 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश की हालत जो है वैसे ही है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को, चंद मुट्ठी भर लोगों के जीवन में परिवर्तन है, बाकी जो भारत माता है वो अभी भी रो रही है, अभी भी वो चिथड़े में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संसद के कुल कितने अंग हैं। तो देखिए भारत के संसद के कुल 3 अंग हैं। कौन कौन है, तो वो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के संसद के कुल कितने सदन है, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, सदन पूछेगा तो 2 आंसर होगा, राज्यसभा और लोकसभा। अगर अंग पूछेगा तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और ये आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मांस तो एक है, क्या मछली किया गया है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों ये कबीरदास जी का कथन है, बहुत ही बेहतरीन कथन है कि मांस तो एक है, क्या मछली कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो व्यक्ति मांस खा रहा है तो उसके लिए फिर मछली और गाय में क्या अंतर है। लोग कहते हैं कि गाय जो है, गाय का मांस खाना अच्छी बात नहीं है, हमारी गाय पूजनीय है। दोस्तों आप उसका मांस खा रहे हैं, उसका रक्त खा रहे हैं, उसका जो है उसके शरीर को आप खा रहे हैं, तो फिर उसमें फिर अंतर क्या हो गया। तो इसीलिए इस अपने जो है ये कविताओं के माध्यम से या फिर अपने दोहे के माध्यम से कबीरदास ने हमें समझाया है कि मांस तो एक है, क्या मछली किया गया है। दोस्तों हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार समझिए कमजोरों पर जुल्म है, कमजोरों पर ये अत्याचार है। ठीक है, आज हम लोग बलवान है, तो फिर जो पशु पक्षी हैं उन पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति ने खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, हमें उनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों ये हमारा अंधविश्वास से जुड़ा वीडियो है, क्योंकि अंधविश्वास हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो मैं लोगों को जागरूक भी करता हूं अपने वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास कम है। तो उसमें भी ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है कि मछली खाना शुभ क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपने मांगलिक कार्यक्रम में मछली बनवाते हैं और कहते हैं बहुत शुभ है। तो इसका पीछे का रीजन क्या है, इसमें मैंने समझाया है। तो अंधविश्वास में को आप भी अगर दूर करना चाहते हैं, समाज को जागरूक करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को देखें और अपने लोगों को जरूर जानकारी दें।
और उन्हें अंधविश्वास से बाहर निकालें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अयोध्या में है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में जो अभी श्री राम मंदिर बना है, तो इसकी जो कनेक्टिविटी पूरे विश्व से विश्व के हर देश से करने के लिए ही वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से है, तो वो निर्माणाधीन है। यहाँ पे अभी केवल घरेलू फ्लाइट्स वहाँ पे जो है उतर रहे हैं, जबकि अभी जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है अभी वहाँ पे लैंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले 2 से 3 साल में या फिर 2 सालों तक जो है पूरी तरह से वो मंदिर भी कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़ोरों-शोर से वहाँ पे कार्य हो रहा है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, किस किस रसायन के कारण नींबू से खून गिरने लगता है? दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं अंधविश्वास पे सीरीज़ जो है लोगों को जागरूक करता हूँ और पूरी सीरीज़ मैंने अपने बनाई है वीडियो में, यूट्यूब चैनल पे पूरे वीडियो अपलोड किए हैं, 35 वीडियो अपलोड किए हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है कि किस रसायन के कारण नींबू से खून गिरने लगता है? क्योंकि हमारे समाज में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि ये कोई भूत-प्रेत का साया है कि नींबू से खून गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो मिथाइल आरेंज नामक एक जो है रसायन आता है, जो कि भभूत की तरह होता है, उसको कोई जो है आँख से देख के नहीं बता सकता। और ये जो मांत्रिक तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो कि लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो चाकू पे पहले से ही वो रसायन लपेट दिए होते हैं और वो दिखाई नहीं देता है। और जब वो नींबू को काटते हैं तो नींबू में जो जो उसमें जो साइट्रिक एसिड रहता है, तो उस एसिड से ये रसायन जो है क्रिया करता है और इस वजह से उसमें से जो जो वो उसका जो रस कहा जाए कि जो नींबू का रस गिरता है, तो वो बिल्कुल खून की तरह गिरने लगता है, खून की तरह हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में भूत-प्रेत है, या फिर मानसिक बताते हैं कि आपके घर में भूत-प्रेत है, और काफ़ी उनसे जो है अंधविश्वास में फँसाकर पैसे ले लेता है। तो दोस्तों अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको जागरूक रहना है कि ये मिथाइल ऑरेंज नामक रसायन है, उसके कारण जो है नींबू से खून गिरता है। और अगर आप लोग अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल पे ये सब वीडियो मौजूद है, तो आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। आने वाली आपकी जो पीढ़ियाँ होगी उनको भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए और 21वां क्वेश्चन आपके लिए है। हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये आपके करंट से क्वेश्चन है, आपका करंट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल ना फँसे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।